आज की तारीख है 24 नवंबर 2025 और सोने का बाजार मानो आग पर है। कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। आज भारत में 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 12,513 रुपए प्रति ग्राम को छू रहा है। सिर्फ 2025 में ही सोने की कीमतों में करीब 50% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और ये इस साल के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले एसेट्स में से एक बन गया है। लेकिन सोने के इस चकाचौंध के पीछे की असली कहानी क्या है? क्या ये सिर्फ महंगाई का डर है जो लोगों को सोने की तरफ खींच रहा है, या पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? हमारे पास जो स्रोत हैं वो काफ़ी दिलचस्प है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद IIAMA के गहरे अध्ययन से लेकर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और मॉर्गन स्टैनली की ग्लोबल रिपोर्ट्स तक। तो चलिए जरा इस सोने की चमक के पीछे की असली कहानी को खोद कर निकालते हैं। और ये कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसमें दो बिल्कुल अलग-अलग, बल्कि कह सकते हैं कि उल्टी ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। एक तरफ हैं बड़े खिलाड़ी, जैसे निवेशक और दुनिया भर के केंद्रीय बैंक जो इसे जमकर खरीद रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं आम खरीदार, खासकर जो शादी ब्याह के लिए गहने खरीदने जाते हैं। वो इन बढ़ी हुई कीमतों को देखकर ठिठक गए हैं, पीछे हट रहे हैं। इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमें इन दोनों पहलुओं को बहुत बारीकी से देखना होगा। ठीक है, तो चलिए बड़े खिलाड़ियों से ही शुरू करते हैं। अक्सर एक नियम की बात होती है, एक पुराना रिश्ता सोने और अमेरिकी डॉलर का। हमारे एक स्रोत में तो इसे एंटी डॉलर तक कहा गया है। इसका असल में मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि दोनों के बीच ऐतिहासिक रूप से एक उल्टा रिश्ता है, एक इन्वर्स रिलेशनशिप। जब डॉलर कमजोर होता है तो सोने की कीमतें ऊपर जाती हैं, और जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना सस्ता हो जाता है। इसकी वजह यह है कि सोने का जो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार है वो डॉलर में ही होता है। तो जब डॉलर की कीमत गिरती है तो जिन देशों के पास दूसरी करेंसी है, जैसे यूरो, येन या रुपया, उनके लिए सोना खरीदना सस्ता हो जाता है। और जब कोई चीज सस्ती होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। अच्छा, तो ये मांग और आपूर्ति का सीधा सा खेल है। क्या हमारे पास कोई आंकड़ा है जो इस उल्टे रिश्ते को साबित करता हो? बिल्कुल। हाल के आंकड़े बताते हैं कि सोने और डॉलर इंडेक्स के बीच का रिश्ता -0.7 के करीब है। ये डॉलर इंडेक्स, जिसे DXY भी कहते हैं, असल में दुनिया की 6 प्रमुख करेंसी के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की ताकत को मापता है। और -0.7 का कोरिलेशन कोफिशिएंट एक बहुत मजबूत उल्टा रिश्ता दिखाता है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट तो साफ कहती है कि 2025 में डॉलर में जो 10% से ज्यादा की गिरावट आई है, वो सोने की इस रिकॉर्ड तोड़ तेजी के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। समझ गई। तो एक वजह तो हुई कमजोर डॉलर। दूसरी वजह जो हमेशा सुनने में आती है वो है महंगाई। हाँ, महंगाई। हमारे यहाँ तो पीढ़ियों से यही सिखाया गया है कि महंगाई बढ़े तो सोना खरीद लो, ये तुम्हारी दौलत को बचाएगा। क्या ये बात आज भी उतनी ही सच है? ये एक ऐसी धारणा है जो बहुत गहराई तक बैठी हुई है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात है। CFA इंस्टीट्यूट, जो दुनिया भर में फाइनेंस प्रोफेशनल्स को सर्टिफाई करने वाली एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है, उनकी एक स्टडी कुछ और ही कहानी कहती है। उनके विश्लेषण के मुताबिक सोने और महंगाई के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत ही अस्थिर है, भरोसेमंद नहीं है। अरे एक मिनट, ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। जो बात हम सालों से सुनते आ रहे हैं वो पूरी तरह सच नहीं है। अगर CFA की स्टडी ये कह रही है तो फिर ये धारणा इतनी मजबूत क्यों है? क्या ये सिर्फ एक वहम है जिस पर सब यकीन करते हैं? वहम तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, ये अधूरी सच्चाई जरूर है। देखिए, कुछ खास दौर में, जैसे 1970s के दशक में, जब अमेरिका में बहुत ज़्यादा महंगाई थी, तब सोने ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। वो यादें लोगों के मन में बस गई हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय के आंकड़ों को देखें तो कई ऐसे दौर भी आए हैं जब महंगाई बढ़ रही थी और सोना या तो स्थिर था या गिर रहा था। तो CFA की स्टडी का निचोड़ ये है कि सोना महंगाई के खिलाफ एक पक्का दांव नहीं है। कभी ये काम करता है और कभी नहीं। तो इस पर आंख मूंद कर भरोसा करना समझदारी नहीं है। वाह, ये तो पूरी सोच ही बदल देने वाली बात है। तो अगर कमजोर डॉलर और महंगाई ही पूरी कहानी नहीं है, तो फिर इस जबरदस्त तेजी के पीछे का असली हीरो कौन है? वो कौन सी ताकत है जो सोने को इतना ऊपर धकेल रही है? इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे दिलचस्प कारण है दुनिया भर के केंद्रीय बैंक। 2025 की एक रिपोर्ट बताती है कि चीन, पोलैंड, तुर्की जैसे कई देश आक्रामक तरीके से सोना खरीद रहे हैं। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं?
अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए। इस पूरी प्रक्रिया को एक नया नाम दिया गया है, डी-डॉलराइजेशन। ये देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की जगह सोने को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। डी-डॉलराइजेशन, ये सुनने में बहुत बड़ा बदलाव लगता है। क्या इसका कोई ठोस सबूत है हमारे पास? बहुत ठोस। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में एक ऐसा तथ्य है जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। 1996 के बाद यह पहली बार हुआ है कि केंद्रीय बैंकों के कुल भंडार में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से ज्यादा सोना हो गया है। अमेरिकी सरकार के बॉन्ड से ज्यादा? जी। जरा सोचिए, लगभग 30 सालों में पहली बार दुनिया के बड़े बैंक अमेरिकी सरकार के वादे से ज्यादा एक पीली धातु पर भरोसा कर रहे हैं। ये सोने के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा संकेत है। ये तो केंद्रीय बैंकों के नजरिए से हुआ, लेकिन क्या भारत के किसी संस्थान ने भी इस पे कोई रिसर्च की है? क्या हमारे देश के लिए भी सोने का भंडार इतना ही जरूरी है? बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी सवाल है। IIM अहमदाबाद के इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर ने 48 देशों पे एक बहुत विस्तृत अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि जिन केंद्रीय बैंकों के पास सोने का भंडार ज्यादा होता है, उन देशों का सॉवरेन क्रेडिट रिस्क कम हो जाता है। आसान भाषा में कहें तो दुनिया का उन देशों पर भरोसा बढ़ जाता है और उनके दिवालिया मतलब डिफॉल्ट होने का खतरा कम माना जाता है। मतलब सोना सिर्फ एक निवेश नहीं, बल्कि किसी देश की इज्जत और भरोसे का प्रतीक भी है। आप इसे बिल्कुल सही समझ रही हैं, और ये असर आर्थिक संकट के समय और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। IMI की स्टडी में यह भी पाया गया है कि अगर किसी देश में महंगाई का संकट चल रहा हो और उस समय उसका केंद्रीय बैंक अपने सोने के भंडार में सिर्फ 10% की बढ़ोतरी कर ले, तो उस देश का क्रेडिट जोखिम 16% तक कम हो सकता है। तो ये सिर्फ एक मेटल नहीं है, ये एक तरह का आर्थिक सुरक्षा कवच है, एक शील्ड है जो बुरे वक्त में देश की अर्थव्यवस्था को बचाती है। तो एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े बैंक और सरकारें सोना जमा कर रही हैं, इसे एक सुरक्षा कवच की तरह देख रही हैं, लेकिन क्या इसका असर हमारे और आपके जैसे आम खरीदारों पर भी पड़ रहा है? क्या भारत के जौहरी की दुकानों पर भी उतनी ही भीड़ है? यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC की Q3 2025 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सोने की ज्वेलरी की खपत में बड़ी गिरावट आई है, और ये गिरावट सबसे ज्यादा भारत में देखने को मिली है। सबसे ज्यादा भारत में? ये तो हैरान करने वाली बात है, जहां सोने को लेकर इतना लगाव है। जी हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि जुलाई से सितंबर 2025 की तिमाही में भारत में सोने के आभूषणों की मांग में 31% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसका सीधा और सरल कारण है सोने की कीमतें, जो 1,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार चली गई हैं। आम आदमी के लिए इस कीमत पर गहने खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। तो लोग क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने शादियों के लिए सोना खरीदना ही बंद कर दिया है? बंद तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अपना तरीका बदल लिया है। अहमदाबाद ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लोग अब भारी भरकम 22 या 24 कैरेट के सेट की बजाय हल्के 14 और 18 कैरेट के गहने ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, जो दिखने में अच्छे हों और जेब पर भारी भी ना पड़े। इसके अलावा एक और चीज बहुत बढ़ गई है, पुराने सोने को देकर नए गहने लेना। लोग अपने पुराने गहनों को रिसाइकिल करवा रहे हैं ताकि उन्हें कम पैसे देने पड़े। लेकिन रुकिए, यहाँ एक विरोधाभास है। WGC की वही रिपोर्ट जो कहती है कि ज्वेलरी की मांग गिरी है, वही ये भी तो कहती है कि निवेश की मांग बढ़ी है। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यहीं पर हमें वो दो अलग अलग खरीदारों की तस्वीर साफ दिखती है। जहां ज्वेलरी की मांग 30% गिरी है, वहीं सोने के सिक्कों और बार की मांग में 20% की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो निवेशक हैं वो इन ऊंची कीमतों को एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि कीमतें और बढ़ेंगी, इसलिए वो इसे एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद रहे हैं। जबकि जो आम उपभोक्ता है, जिसे गहने पहनने या तोहफे में देने के लिए सोना चाहिए, वो इसे अपनी पहुंच से बाहर पा रहा है। मतलब बाजार एक ही है, लेकिन कहानी बिल्कुल दो अलग चल रही है। ये तो सचमुच एक धातु के दो चेहरे वाली बात हो गई। चलिए अब जरा और पीछे चलते हैं और भारत के नजरिए से इस कहानी को लंबे समय में देखते हैं। भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, ये एक भावना है, एक परंपरा है। हमारे पास एक रिपोर्ट है जो साल 2000 से लेकर 2025 तक के आंकड़ों का विश्लेषण करती है। इससे क्या बड़ी तस्वीर सामने आती है? ये विश्लेषण शायद भारतीय निवेशकों के लिए सबसे ज्यादा आंखें खोलने वाला है। सोचिए, साल 2000 में 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 4,400 रुपए थी। 4,400? हाँ, और आज 2025 में ये 1,20,000 रुपए के पार है।
भारतीय निवेशकों के लिए ये एक डबल इंजन ग्रोथ की तरह रहा है। डबल इंजन ग्रोथ ये क्या है? इसका मतलब है कि उन्हें दो तरफ से फायदा हुआ। पहला फायदा तो सोने की वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी से मिला, जो डॉलर में होती हैं, और दूसरा, और शायद उससे भी बड़ा फायदा, रुपये के डॉलर के मुकाबले कमजोर होने से मिला। इसी डबल इंजन की वजह से पिछले 25 सालों में सोने की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यानी CAGR डॉलर में तो लगभग 9.8% रही, लेकिन रुपए में ये लगभग 14.0% हो गई। CAGR का मतलब है कि हर साल औसतन आपके निवेश में कितनी बढ़ोतरी हुई? 14% की औसत सालाना बढ़ोतरी 25 सालों तक, ये तो कमाल का रिटर्न है। रिपोर्ट में एक बहुत ही दिलचस्प तुलना भी की गई है ना। अगर किसी ने साल 2000 में 10 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज उसकी कीमत क्या होती? ये तुलना ही तो पूरी कहानी को पलट देती है। अगर किसी ने वो 10 लाख रुपए सोने में लगाए होते तो 2025 में उसकी कीमत होती लगभग 2.3 करोड़ रुपए, और अगर उतने ही पैसे निफ्टी 50 इंडेक्स यानी भारत की टॉप 50 कंपनियों के शेयरों में लगाए होते तो वो बनते 1.64 करोड़ रुपए। एक मिनट, ये तो पूरी सोच ही पलट देता है। मतलब अगर किसी ने 25 साल पहले अपने सारे पैसे सोने में लगा दिए होते तो वो शेयर बाजार वाले से ज्यादा अमीर होता। ये तो कोई यकीन ही नहीं करेगा। हम तो हमेशा सुनते हैं कि लंबे समय में इक्विटी यानी शेयर बाजार ही सबसे अच्छा रिटर्न देता है, और आमतौर पर यह बात सच भी है। लेकिन इस मामले में ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है टाइमिंग। साल 2000 याद कीजिए, वो .com बबल का चरम था। शेयर बाजार अपने शिखर पर था, बहुत महंगा था, और ठीक उसी समय सोना कई सालों के निचले स्तर पर था, बहुत सस्ता था। तो जिसने महंगे शेयर बाजार से निकलकर सस्ते सोने में पैसा लगाया, उसने बाजी मार ली। ये दिखाता है कि आप क्या खरीदते हैं ये उतना ही जरूरी है जितना कि आप कब खरीदते हैं। ठीक है, ये एक मुश्त निवेश की बात हुई, लेकिन ज्यादातर लोग तो ऐसे निवेश नहीं करते। आज के समय में लोग SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं। अगर यही निवेश SIP के जरिए किया गया होता तो में लगाए गए कुल 30 लाख रुपए आज 2.3 करोड़ बन गए होते, जबकि सोने में की गई उतनी ही SIP से जमा हुए 30 लाख रुपए आज 1.75 करोड़ होते। अरे वाह, यहाँ तो शेयर बाजार बहुत आगे निकल गया। ऐसा क्यों? इसका कारण है बाजार का स्वभाव, जिसे हम वॉलेटिलिटी या उतार चढ़ाव कहते हैं। SIP को उतार चढ़ाव से बहुत फायदा होता है। पिछले 25 सालों में निफ्टी कई बार गिरा, 2008 का संकट आया और भी कई गिरावटें आईं। जब जब बाजार गिरा, SIP निवेशक ने कम कीमत पर ज्यादा यूनिट्स खरीदे। इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोना ज्यादातर समय लगातार ऊपर ही चढ़ता गया है। इसलिए सोने में हर महीने की SIP ज्यादातर महंगी कीमत पर हुई, जिससे निवेशक को कम यूनिट्स मिले। ये निवेश की रणनीति के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल सबक है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ है कि सोने की कहानी किसी सीधी रेखा में नहीं चलती। ये बहुत उलझी हुई है। एक तरफ अमेरिकी डॉलर और ब्याज दरें इसे नीचे खींचने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय बैंकों की रिकॉर्ड खरीद और ये डी-डॉलराइजेशन की बड़ी लहर इसे मजबूती से सहारा दे रही हैं। बिल्कुल, और बाजार के अंदर भी एक विभाजन है। एक तरफ निवेशक हैं जो इसे एक सुरक्षित किले की तरह देख रहे हैं और पैसा लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम खरीदार हैं जो बढ़ती कीमतों की वजह से इससे दूर हो रहे हैं। और भारतीय निवेशकों के लिए ये धन बनाने का भी साधन रहा है और धन को बचाने का भी। लेकिन आपका तरीका यानी एक मुश्त निवेश या SIP आपके अंतिम नतीजे को पूरी तरह बदल सकता है। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारे श्रोत एक बहुत ही दिलचस्प भविष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तरफ केंद्रीय बैंकों की मांग अब कोई अस्थायी चीज नहीं, बल्कि एक ढांचागत बदलाव, एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट लग रही है जो शायद लंबे समय तक चलेगी। दूसरी तरफ नई खदानों से सोने का उत्पादन लगभग स्थिर हो गया है, जिसे कुछ एक्सपर्ट पीक गोल्ड कह रहे हैं। मतलब हम शायद सोने के अधिकतम उत्पादन के स्तर पर पहुंच चुके हैं। और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर संस्थागत और सरकारी मांग लगातार बढ़ती रहती है, लेकिन नई आपूर्ति सीमित है और आम उपभोक्ता की मांग कीमतों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है, तो भविष्य में सोने की एक संतुलित कीमत क्या हो सकती है? और इस बदलते समीकरण में दुनिया भर में लोगों के लॉकरों और तिजोरियों में बंद पुराने रिसाइकिल किए गए सोने की क्या भूमिका होगी? क्या वो नया सोना बनेगा जो बाजार की मांग को पूरा करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दशकों में सोने के बाजार की दिशा तय कर सकता है।